हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम की जिसको रिसेंटली ही लॉन्च किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 18 अगस्त 2020 को ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया है इस स्कीम का। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आपसे फेसलेस असेसमेंट स्कीम का, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। अब इस स्कीम के अंतर्गत आपको आखिर क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो में हम यही आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा फ्रेंड्स आप सबको पता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी नोटिस इश्यू करता था, तो उसमें उस नोटिस के अगेंस्ट में आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशंस की जाती थी, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विजिट करना पड़ता था। अब यहाँ पर इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका असेसमेंट रहने वाला है वो बिल्कुल फेसलेस रहने वाला है। ना तो क्लाइंट को ये पता होगा फेसलेस असेसमेंट स्कीम में कि हमारा असेसमेंट कौन सा टैक्स ऑफिसर कर रहा है, ना ही टैक्स ऑफिसर को ये पता होगा कि हम किस व्यक्ति का असेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एसएससी की पहचान उसके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से की जाएगी। एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू किया जाएगा, जिससे कि उस एसएससी का फेसलेस असेसमेंट किया जा सके। अब इस स्कीम का आखिर मैकेनिज्म क्या रहने वाला है और ये स्कीम कैसे वर्क करने वाली है, आज का इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम तो लॉन्च कर दी है, लेकिन ये स्कीम आखिर वर्क कैसे करेगी, इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, कैसे आपको टैक्स का नोटिस इश्यू किया जाएगा, और अगर आपके पास में नोटिस आ ही जाता है तो उसके बाद में आपको उसको कितने दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना है। हालांकि आप उस नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम अपील को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम इस वीडियो में अपील को भी कवर करेंगे। अपील के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किसी भी नोटिस के अगेंस्ट में कैसे अपील फाइल कर सकते हैं, उसकी क्या डेट रहती है और कितने दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ हम फेसलेस असेसमेंट स्कीम को समझेंगे कि आखिर इसका पूरा मैकेनिज्म क्या रहने वाला है। हालांकि आप सबको पता है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम सभी केसेस पर अप्लाई नहीं की जाएगी, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं। यहाँ इन एक्सेप्शंस के बारे में भी इस वीडियो में आगे चल के हम समझेंगे आखिर वे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिसमें फेसलेस असेसमेंट स्कीम अप्लाई नहीं की जाएगी, यानी कि वर्क नहीं करेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम आखिर पूरा मैकेनिज्म इसका क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स आपके लिए अपॉइंट किए जाएंगे और कैसे आपको नोटिस इश्यू किया जाएगा, और उस नोटिस के अगेंस्ट में आपको कितने दिन के अंदर रिप्लाई कर लेना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम का स्ट्रक्चर समझने से पहले आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इसके कुछ फीचर्स को आप समझ लें, क्योंकि ये फीचर्स इस स्कीम को एक यूनिक बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की हम बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शंस ऑफ ए टैक्स पेयर ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर जो टैक्स पेयर का सिलेक्शंस किया जाएगा, सबसे पहले आपके डेटा को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद में ही टैक्स पेयर को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, और ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक रहने वाला है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी टैक्स पेयर के डेटा को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक सिस्टम से ही टैक्स पेयर का सिलेक्शंस भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर्स की, जहां पर बात की गई है कि एबोलिशंस ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। जैसा फ्रेंड आपको पता है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम के आने से पहले अगर आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता था, तो उस केस में आपको अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस टैक्स ऑफिस में विजिट करना पड़ता था। लेकिन अब फेसलेस असेसमेंट स्कीम आने के बाद में टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स की, ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशंस ऑफ केसेस।
जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टैक्स ऑफिसर्स को केस का एलोकेशंस किया जाएगा वो यहाँ पर पूरा का पूरा ऑटोमेटिक रहने वाला है। यहाँ पर टैक्स ऑफिसर्स को ये नहीं पता होगा कि हमारा कौन एसएससी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी की पहचान उसके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से की जाएगी। इसके लिए टैक्स ऑफिसर्स को केस भी एलोकेशन जो किया जाएगा वो भी टोटल ऑटोमेटिक और रैंडम बेसिस पे रहने वाला है। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जहां पर कहा गया है कि सेंट्रल इशुएंस ऑफ नोटिस विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है कि यहाँ पर एसएससी की पहचान यानी कि टैक्स पेयर की जो पहचान होगी वे उसके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशंस नंबर के ही हिसाब से होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस इश्यू किया जाएगा वो एसएससी को किया जाएगा और एसएससी को जो नोटिस इश्यू किया जाएगा उस नोटिस में उस एसएससी का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाया जाएगा, जिससे उस एसएससी की पहचान होगी। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जहां पर कहा गया है कि नो फिजिकल इंटरफेस एंड नो नीड टू विजिट द इनकम टैक्स ऑफिस। जैसा आपको पता है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम को यूनिक यही फीचर्स बनाता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल इंटरफेस का कंसेप्ट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ना तो टैक्स ऑफिसर को यह पता होगा कि हमारा एसएससी कौन रहने वाला है और ना ही एसएससी को ये पता होगा कि हमारी स्क्रूटनी कौन सा टैक्स ऑफिसर कर रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर फिजिकल इंटरफेस का कंसेप्ट टोटली डिस्कार्डेड कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की, टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टैक्स ऑफिसर अपने एसएससी का असेसमेंट करेगा वे यहाँ पर एक ऑफिसर से नहीं होगा, यहाँ पर एक पूरी टीम असेसमेंट करेगी और उसका रिव्यू भी एक टीम बेस्ड ही किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर डिसाइड नहीं कर सकता कि एसएससी के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, यानी कि उसका असेसमेंट करते हुए जो असेसमेंट किया जाएगा एसएससी का वो टीम बेस्ड रहने वाला है और उसका रिव्यू भी टीम बेस्ड ही रहेगा। और इसका जो लास्ट फीचर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम के आने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स ऑफिसर्स के बारे में नहीं पता होगा और ना ही एसएससी को टैक्स ऑफिसर्स के बारे में पता होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इसके लास्ट फीचर्स की, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशंस इन थर्ड सिटी। अगर यहाँ पर जो ऑर्डर तैयार किया जाएगा वो एक शहर में किया जाएगा और उसका जो रिव्यू किया जाएगा वो दूसरे शहर में किया जाएगा और उस असेसमेंट का जो फाइनलाइजेशंस किया जाएगा वो तीसरे शहर में किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर टोटल जो असेसमेंट रहने वाला है वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है जो कि आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट स्कीम के कुछ फीचर्स के बारे में बताया। अब जान लेते हैं कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम का आखिर स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम का स्ट्रक्चर आखिर कैसे रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स में जब भी कोई नई स्कीम लाई जाती है तो उसको रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी रहती है वो सीबीडीटी के अंतर्गत आती है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स उस स्कीम को रेगुलेट करता है और उसके लिए कुछ प्रोविजन तैयार करता है। तो आपको पता है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो लाई गई है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत ही लाई गई है। तो यहाँ पर सीबीडीटी ने इसके लिए कौन कौन से सेंटर बनाए हैं जिससे कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम को रेगुलेट किया जा सके, इस वीडियो में हम आज यही जानने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सीबीडीटी ने कौन कौन से सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया है इस स्कीम को रेगुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि सीबीडीटी ने जो सबसे पहला सेंटर बनाया है फेसलेस असेसमेंट स्कीम को रेगुलेट करने के लिए, उसका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर। फ्रेंड्स, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में NEAC भी कह सकते हैं, जिसको न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर का आखिर वर्क क्या रहने वाला है इस पूरी स्कीम में। फ्रेंड्स, ये हायर अथॉरिटी रहने वाली है फेसलेस असेसमेंट स्कीम में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर ही एसएससी को नोटिस इश्यू करेगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में स्क्रूटनी के लिए।
जैसे ही फेसलेस असेसमेंट स्कीम में एसएससी को नोटिस इश्यू किया जाएगा, उसके बाद में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर अपनी रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर को केस का एलोकेशन करेगा, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक एंड रैंडम बेसिस पे रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो केस का एलोकेशन किया जाएगा वे बिल्कुल रैंडम बेसिस पे रहने वाला है। अब रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर की सब यूनिट कही जाएगी, इसकी भी अपनी कुछ सेपरेट यूनिट है, जिनको नाम दिया गया है रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट और असेसमेंट यूनिट। एक बार जैसे ही एसएससी को नोटिस मिल जाएगा स्क्रूटनी के लिए, उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर अपनी रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर को केस का एलोकेशन करेगा, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक और रैंडम रहेगा। उसके बाद में रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर की जो असेसमेंट यूनिट होगी वे एसएससी का असेसमेंट करना शुरू करेगी, और वे फिर रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट यूनिट यानी कि जो अपनी हायर अथॉरिटी होगी रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर को रिपोर्ट करेगी कि आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर से कहिएगा कि वे एसएससी से उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उसका असेसमेंट किया जा सके। तब रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर अपनी हायर अथॉरिटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर को रिपोर्ट करेगा कि क्लाइंट से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखिएगा। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर एसएससी को उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए कहेगा। इस तरीके से पूरा असेसमेंट किया जाएगा, और फिर से उसकी जो रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर होगा उसकी जो रिव्यू और वेरिफिकेशन यूनिट होगी वे क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू और वेरिफिकेशंस करेगी। उसके बाद में वे अपनी रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। फिर रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर अपनी हायर अथॉरिटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर पूरे असेसमेंट का रिव्यू करेगा, जो कि बिल्कुल टीम बेस्ड रहने वाला है, जो कि एक शहर में किया जाएगा। उसके बाद में उसका ऑर्डर फाइनलाइज किया जाएगा, जो कि टीम बेस्ड रहने वाला है, जो कि दूसरे शहर में किया जाएगा। और इसी तरीके से जब ऑर्डर का फाइनलाइजेशन किया जाएगा यानी कि असेसमेंट का फाइनलाइजेशन किया जाएगा, वे किसी तीसरे शहर में रहने वाला है, जो कि वो भी टीम बेस्ड ही रहने वाला है। तो इस तरीके से फेसलेस असेसमेंट स्कीम इसमें इनकम टैक्स में वर्क करने वाली है। और इसका ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि जिसमें दो अथॉरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। हायर अथॉरिटी यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर रहने वाला है, उसकी जो सब यूनिट बोली जाएगी वो रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर रहेगी। और रीजनल इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट सेंटर की भी अपनी सेपरेट यूनिट है, जिनको रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट और असेसमेंट यूनिट कही जाएगी। तो इस तरीके से ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, और ये पूरे असेसमेंट में इस तरह से वर्क करने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि अब फेसलेस असेसमेंट स्कीम के एक्सेप्शन कौन कौन से रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम को जब लाया गया तो टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके कुछ एक्सेप्शन भी बताए हैं, जहां पर फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी। आखिर ये कौन कौन से एक्सेप्शन रहने वाले हैं और यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क क्यों नहीं कर सकेगी, आज हम इस पे बात करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम के आखिर वे कौन कौन से एक्सेप्शन है जहां पर ये स्कीम वर्क नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला है कि यहाँ पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई सीरियस फ्रॉड का केस मिलता है जिसमें टैक्स ऑफिसर्स के बिना फिजिकल इंटरफेस के असेसमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वहां पर फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी। और दूसरा बात करते हैं कोई मेजर टैक्स इवेजन। अगर फ्रेंड्स कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह लगता है कि कहीं पर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की जा रही है, टैक्स का इवेजन किया जा रहा है, तो वहां पर भी फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी। या फिर कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर है जहां पर सर्च करना जरूरी है, यानी कि बिना फिजिकल इंटरफेस के असेसमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी। या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई ऐसा केस मिलता है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है और वहां पर उनको कुछ सस्पिशियस अराउज होता है, तो वहां पर भी इन फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी। या फिर कोई ब्लैक मनी का केस है या फिर कोई बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का केस है, तो वहां पर भी फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके एक्सेप्शन थे जहां पर फेसलेस असेसमेंट स्कीम वर्क नहीं करेगी।
आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है और ये कैसे वर्क करने वाली है। इसमें कौन कौन से सीबीडीटी ने सेंटर से डिपार्टमेंट बनाए हैं जो कि इस स्कीम को कैरी फॉरवर्ड यानी कि रेगुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको फेसलेस असेसमेंट स्कीम से जुड़ी हुई हर एक बात को इन डिटेल में बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे YouTube चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि अब फेसलेस असेसमेंट स्कीम के एक्सेप्शन कौन कौन से रहने